गुड मॉर्निंग। मैं लोकेश चौधरी, आप सबका श्री श्याम एजुकेशन ग्रुप की ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। ठीक है, बीएससी पार्ट सेकंड में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अकार्बनिक रसायन में सेकंड यूनिट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चल रही थी। इसमें हमने लास्ट में वीबीटी सिद्धांत चल रहा था, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, संयोजकता बंध सिद्धांत, जो कि पॉलिंग नामक वैज्ञानिक ने दिया था। हमने इसका डिटेल अध्ययन कर लिया था। आगे है इसकी लिमिटेशन ऑफ वीबीटी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी सिद्धांत है, इसकी क्या क्या कमियां हैं। ठीक है, इसकी हम पहली कमी की बात करें कि हमारे पास में वीबीटी सिद्धांत है, इसकी प्रमुख कमियां क्या क्या हैं। इसकी पहली कमी हम बात करें तो हमारे पास में वीबीटी सिद्धांत के आधार पर संकुल यौगिकों के जलीय विलयन के जो किस प्रकार रंग रिप्रेजेंट होता है, उसकी व्याख्या वीबीटी सिद्धांत के आधार पे नहीं की जा सकती। अर्थात हम कह सकते हैं कि संकुल यौगिकों के जलीय विलयन में रंग की व्याख्या, जो कलर किस प्रकार आता है, उस रंग की व्याख्या हम वीबीटी सिद्धांत के आधार पर नहीं कर सकते। दूसरी कमी है, हम संकुल यौगिकों के जो चुंबकीय गुणधर्म हैं, उनकी मात्रात्मक व्याख्या इस सिद्धांत के आधार पर नहीं कर सकते। दूसरी कमी है, चुंबकीय गुणों की मात्रात्मक व्याख्या इस सिद्धांत के आधार पर नहीं की जा सकती। यानी कि हमारे पास में जो चुंबकीय गुण हैं, उनका चुंबकीय आघूर्ण कितना होगा, उसकी व्याख्या हम इस सिद्धांत के आधार पे नहीं कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है वीबीटी सिद्धांत के आधार पर संकुल यौगिकों के ज्यामितीय विकृति की व्याख्या नहीं की जा सकती। कि हमारे पास में जो ज्योमेट्री है, उसमें विकृति कैसे उत्पन्न होती है, उसकी व्याख्या हम वीबीटी के आधार पे नहीं कर सकते। जबकि हम सीएफटी सिद्धांत है, वो इसके बारे में जॉन टेलर प्रभाव के द्वारा उसकी व्याख्या कर सकता है। ठीक है, यानी कि जो भी हमारे पास में वीबीटी में कमियां थी, उन कमियों को सीएफटी के माध्यम से दूर किया गया। ठीक है, यानी कि हमारे पास में जलीय विलयन में रंग की व्याख्या थी। वीबीटी सिद्धांत के आधार पर रंग की व्याख्या नहीं होती, लेकिन सीएफटी सिद्धांत संकुल यौगिकों के रंग की व्याख्या डीडी संक्रमण तथा आवेश स्थानांतरण यानी चार्ज ट्रांसफर और डीडी ट्रांजिशन के माध्यम से व्यक्त कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में है कि वीबीटी सिद्धांत में केवल सेंट्रल मेटल आयन को मुख्य महत्व दिया गया, जबकि लिगेंड की वहाँ पे उपेक्षा की गई या लिगेंड को कम महत्व दिया गया। यानी कि सेंट्रल मेटल आयन को बहुत ही इम्पोर्टेंस देता है वीबीटी सिद्धांत। ठीक है, यानी वीबीटी सिद्धांत ने केवल सेंट्रल मेटल आयन के गुणों की व्याख्या की है, उसने लिगेंड के गुणों की व्याख्या नहीं की। ठीक है, यानी किसने क्या किया, सेंट्रल मेटल आयन है, सेंट्रल मेटल आयन को अधिक महत्व दिया, इसने अधिक महत्व दिया। नेक्स्ट कमी है वीबीटी सिद्धांत के आधार पर किस प्रकार हमारे पास में इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स एंड आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, उसकी व्याख्या वीबीटी सिद्धांत के आधार पे नहीं कर सकते। कि हमारे पास में निम्न चक्रण संकुल होता है
उच्च चक्रण संकुल होता है वो कैसे बनता है, उसकी व्याख्या वीबीटी सिद्धांत के आधार पर नहीं की जा सकती। यानी इनका फॉर्मेशन कैसे होता है, उनकी व्याख्याता हम वीबीटी के आधार पे नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट कमी थी कि हमारे पास में भिन्न भिन्न संकुल यौगिकों में एक ही सेंट्रल मेटल आयन भिन्न भिन्न ज्यामिति रिप्रेजेंट करता है, उसकी व्याख्या वीबीटी सिद्धांत नहीं कर सकता। यानी कि एक ही प्रकार का सेंट्रल मेटल आयन विभिन्न संकुल यौगिकों में भिन्न भिन्न ज्यामिति प्रदर्शित करता है, इसका क्या कारण है, इसकी व्याख्या वीबीटी सिद्धांत के आधार पर नहीं कर सकते। ठीक है, यानी कि वीबीटी सिद्धांत हमारे पास में एक ही प्रकार का सेंट्रल मेटल आयन है, वो किस प्रकार अलग अलग संकुलों में या अलग अलग ज्यामिति किस प्रकार रिप्रेजेंट करता है, उसकी व्याख्याता हम इसके आधार पे नहीं कर सकते। नेक्स्ट हमारे पास में है वीबीटी सिद्धांत के आधार पर, वीबीटी सिद्धांत के आधार पर बैक बॉन्डिंग पसबंधन या पाई बॉन्डिंग फॉर्मेशन इनकी व्याख्या नहीं की जा सकती। यानी कि बैक बॉन्डिंग यानी पसबंधन कैसे होता है, पाई बंध का निर्माण कैसे होता है, उसकी व्याख्या वीबीटी सिद्धांत के आधार पर नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में आता है इलेक्ट्रोनेगेटिव थ्योरी, यानी कि वैद्युत उदासीनता सिद्धांत की कंप्लीट व्याख्या वीबीटी सिद्धांत के आधार पर नहीं की जा सकती। हमारे पास में किस प्रकार हमारे पास में जो इलेक्ट्रोनेगेटिव थ्योरी है उसकी कंप्लीट व्याख्या वीबीटी सिद्धांत के आधार पर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये सभी हमारे पास में वीबीटी सिद्धांत की कमियां थी। इन कमियों को दूर करने के लिए सीएफटी बैथे नामक वैज्ञानिक था जिसने क्रिस्टल फील्ड थ्योरी दी और इन कमियों को दूर करने का प्रयास किया। यानी कि सीएफटी वीबीटी की तुलना में क्या है, श्रेष्ठ है। ठीक है, यही हमारे इसी के साथ में हमारे पास में जो वीबीटी थ्योरी है वो कंप्लीट होती है और एग्ज़ाम में हमेशा वीबीटी सिद्धांत के आधार पर किस प्रकार संकुल यौगिकों में संकरण होता है, उनकी ज्यामिति कैसी होती है, उनका बंध कोण कैसे होता है, उन सब की व्याख्या हर बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन यहाँ से आता है वीबीटी सिद्धांत के आधार पर। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में नेक्स्ट टॉपिक हम बात करें तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है वर्नर थ्योरी। और वर्नर थ्योरी है वो वर्नर नामक वैज्ञानिक के द्वारा ही प्रतिपादित की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है वर्नर थ्योरी, वर्नर सिद्धांत, वर्नर थ्योरी। ठीक है, सबसे पहले 1892 में वर्नर नामक वैज्ञानिक ने वर्नर सिद्धांत प्रतिपादित किया। सबसे पहले थ्योरी किसने दी? वर्नर नामक वैज्ञानिक दी। और कब दी? 1892 में दी। वर्नर सिद्धांत के द्वारा हमारे पास में जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उनके जलीय विलयन में प्रकृति एवं यौगिकों के ज्यामितीय प्रस्तुत की। वर्नर सिद्धांत के द्वारा संकुल यौगिकों के या उप सहसंयोजक यौगिकों के रंगीय या हम कह सकते हैं यौगिकों के जल विलयन में प्रकृति, यौगिकों के जल विलयन में प्रकृति
एवं इन जलीय विलयन में किस प्रकार वो रिप्रेजेंट होते हैं, आयनिक होते हैं या नहीं होते हैं, उनकी जो नेचर है, एवं इन यौगिकों की, एवं यौगिकों की ज्यामिति प्रस्तुत की। ठीक है, यानी वर्नर सिद्धांत के द्वारा जो हमारे पास संकुल यौगिक है उनके जलीय विलयन में किस प्रकार की प्रकृति होती है, उनका स्थायित्व कैसा होता है, ठीक है, उनकी ज्यामिति कैसी होती है, उनको सबसे पहले किसने दिया, वर्नर नामक वैज्ञानिक ने बताया। ठीक है, अब आगे है सेकंड, इसकी अवधारणा है, वर्नर नामक वैज्ञानिक ने, वर्नर नामक वैज्ञानिक ने कोबाल्ट क्लोराइड, कोबाल्ट क्लोराइड, कोबाल्ट क्लोराइड एवं अमोनिया को, एवं अमोनिया को भिन्न भिन्न अनुपात में, भिन्न भिन्न अनुपात में मिश्रित कर, भिन्न भिन्न अनुपात में मिश्रित कर, यानी किसने क्या किया, कोबाल्ट क्लोराइड COCl3 और अमोनिया को भिन्न भिन्न अनुपात में मिक्सर बना के और फिर आपके पास में भिन्न भिन्न संकुल बनाया, और संकुलों का रंग कैसा होता है, उनकी प्रकृति कैसी है, उनमें वैलेंसी कैसी होती है, कौन सा प्राथमिक संयोजकता है, कौन सा द्वितीयक संयोजकता है। ठीक है, इन सब की व्याख्या हम वर्नर सिद्धांत के आधार पर करेंगे। वर्नर नामक वैज्ञानिक ने कोबाल्ट क्लोराइड एवं अमोनिया को भिन्न भिन्न अनुपात में मिश्रित कर भिन्न भिन्न उप सहसंयोजक यौगिक, भिन्न भिन्न उप सहसंयोजक यौगिक प्राप्त किए, यौगिक प्राप्त किए। ठीक है, यानी कि कोबाल्ट क्लोराइड और अमोनिया को उसने भिन्न भिन्न अनुपात में मिश्रित किया और हमारे पास में अलग अलग प्रकार के संकुल यौगिक प्राप्त हुए हैं। जैसे हमारे पास में फॉर एग्जांपल हम देखें COCl3 पहला हमारे पास में है COCl3 और 6NH3, ये हमारे पास में पीले कलर का होता है। कैसा होता है हमारे पास में, ये पीले रंग का होता है। और इसका संकुल बनाएं तो संकुल क्या बनेगा, CONH36 और Cl3। यहाँ पे हमारे पास में 3 ऋणात्मक प्रति आयन हैं क्लोराइड के। ठीक है, दूसरा हम यहाँ पे लें तो हमारे पास में NH3 है, उसकी संख्या हम घटाएं, COCl3 5NH3 ले। ठीक है, और इसका कलर होगा हरा बैंगना। कैसा होगा, या बैंगनी हरा, बैंगनी हरा इसका कलर होगा। और इसका संकुल क्या बनेगा, CONH3 5Cl और Cl2, यानी इसके माध्यम से हम ये वाला संकुल बना सकते हैं। नेक्स्ट बात करें COCl3 4NH3, और ये हमारे पास में कैसा होगा, हरा नीला। कैसा होगा, ये हरा नीला। और इसका कॉम्प्लेक्स क्या बनेगा, CONH3 होल फॉर Cl2 और Cl। लास्ट वाला हम लें COCl3 और 3NH3, ये हमारे पास में ब्लू कलर का होगा, नीले रंग का होगा, और इसका संकुल होगा CONH3 और Cl3। ये हमारे पास में इस कोबाल्ट क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड यानी अमोनिया के भिन्न भिन्न अनुपात में मिश्रित करके जो हमारे पास में भिन्न भिन्न संकुल यौगिक बनते हैं वो निम्न प्रकार प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पे कोबाल्ट क्लोराइड और यहाँ पे अमोनिया, यहाँ पे हमने 5 अमोनिया लिया, यहाँ पे 4 लिया, यहाँ पे 3 लिया। यहाँ पे इनके संकुल है वो भी भिन्न भिन्न है। ठीक है, इनका जो कलर है वो भी हमारे पास में क्या है, भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, अब हमारे पास में क्या होता है, जो कोई भी कॉम्प्लेक्स बनता है उस कॉम्प्लेक्स में 2 प्रकार की संयोजकता होती है, प्राथमिक संयोजकता और द्वितीयक संयोजकता।
जो प्राथमिक संयोजकता होती है वो दुर्बल प्रकृति की होती है, जिसको हम डॉटेड लाइन के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, यानी टूटे हुए बंधों के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। जिस प्रकार हमारे पास में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है डॉट डॉट डॉट, उसी प्रकार जो हमारे पास में प्राइमरी वैलेंस है यानी प्राथमिक संयोजकता है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। जो प्राथमिक संयोजकता है वो संकुल आयनों के जो आवेश है उसको रिप्रेजेंट करता है, यानी संकुल आयन का जो आवेश है उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। द्वितीय संयोजकता क्या होती है? आपके पास में किसी भी संकुल यौगिक की जो आपके पास में सेकेंडरी वैलेंसी है, द्वितीयक संयोजकता है, वो प्रबल होती है, जिसको हम फुली लाइन के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। इसका हम एक बार थोड़ा सा इसको रिवाइज कर लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। वर्नर थ्योरी ये परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में बहुत बार क्वेश्चन यहाँ से आया हुआ है। वर्नर थ्योरी को सबसे पहले वर्नर नामक वैज्ञानिक ने 1892 में वर्नर नामक सिद्धांत प्रतिपादित किया। ठीक है, वर्नर सिद्धांत के द्वारा संकुल यौगिकों या उप सह संयोजक यौगिकों के जलीय विलयन में प्रकृति, यानी उनका जलीय विलयन है उनमें क्या उनका नेचर है, कैसी उनकी प्रकृति है, एवं यौगिकों की ज्यामिति प्रस्तुत की कि हमारे पास में उनकी प्रकृति कैसी है, उनकी ज्यामिति कैसी होगी, उनकी व्याख्या हमने किसने की? वर्नर सिद्धांत के आधार पर की। इसकी अभिधारणाएं हैं। उसके बाद में बताया कि वर्नर नामक वैज्ञानिक ने कोबाल्ट क्लोराइड COCl3 और NH3 के भिन्न भिन्न अनुपात लिए, कभी 5 उन्होंने ले लिया, कभी 6 ले लिया, कभी 4 ले लिया, कभी 3 ले लिया, और उनसे क्या बनाया? उसने संकुल बनाया। ठीक है, यानी कि वर्नर नामक वैज्ञानिक ने कोबाल्ट क्लोराइड व अमोनिया के भिन्न भिन्न अनुपातों में मिश्रित कर भिन्न भिन्न उप सह संयोजक यौगिकों को प्राप्त किया है। जैसे हमारे पास में CCl3 और 6NH3 है, ये पीले रंग का होता है, 5NH3 वाला है वो बैंगनी हरा होता है, और ये हमारे पास में हरा नीला है, और ये हमारे पास में कैसा होता है? नीला होता है। नेक्स्ट अभिधारणा हम देखते हैं। बहुत ही परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार परीक्षा में ये आया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट अभिधारणा है प्राथमिक संयोजकता दुर्बल प्रकृति की होती है, दुर्बल प्रकृति की होती है, जबकि द्वितीयक संयोजकता प्रबल प्रकृति की होती है, यानी जो प्राइमरी वैलेंसी है वो हमारे पास में दुर्बल होती है, और जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो कैसी होती है? प्रबल होती है। ठीक है, नेक्स्ट आगे है हमारे पास में उपरोक्त सहसंयोजक यौगिक है, यानी हम लिख सकते हैं आगे उपरोक्त हमारे पास में जो कंपाउंड थे, उपरोक्त सहसंयोजक यौगिकों के आधार पर संकुल यौगिकों में दो प्रकार की संयोजकता पाई जाती है, पहली हमारे पास में है प्राइमरी वैलेंसी, इसको हम कहते हैं प्राथमिक संयोजकता। इसको हम क्या कहते हैं? प्राथमिक संयोजकता कहते हैं। दूसरा हमारे पास में है सेकेंडरी वैलेंसी।
और इसे हम कहते हैं द्वितीयक संयोजकता। द्वितीयक संयोजकता, सेकेंडरी वैलेंसी। यानी कि हमारे पास में अभी हमने 4 प्रकार के संकुल यौगिक बनाए थे, जिसमें हमारे पास में 6 NH3, 5 NH3, 4 NH3, 3 NH3। उन संकुलों के आधार पर 2 प्रकार की संयोजकता हो सकती है, प्राथमिक संयोजकता और द्वितीयक संयोजकता। अब हमारे पास में जो प्राथमिक संयोजकता है वो क्या होती है? संकुल यौगिकों की प्राथमिक संयोजकता, संकुल यौगिकों की प्राथमिक संयोजकता, संकुल यौगिकों की प्राथमिक संयोजकता, संकुल यौगिकों के सेंट्रल मेटल आयन की जो ऑक्सीजन अवस्था है, संकुल यौगिकों के सेंट्रल मेटल आयन की ऑक्सीकरण अवस्था को, सेंट्रल मेटल आयन की ऑक्सीकरण अवस्था को प्रदर्शित करते हैं। यानी हमारे पास में जो प्राइमरी वैलेंसी है, प्राइमरी वैलेंसी संकुल यौगिकों के सेंट्रल मेटल आयन की ऑक्सीकरण अवस्था को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसी के साथ में हमारे पास में क्या होती है कि यह ऋणायनों के द्वारा संतुष्ट होती है। यह ऋणायनों के द्वारा या ऋणायन प्रति आयन, यह ऋणायनों के द्वारा संतुष्ट होती है, संतुष्ट होती है। ठीक है, इसकी प्रकृति दुर्बल होती है, इसकी प्रकृति दुर्बल होती है तथा प्राथमिक संयोजकता को डॉटेड लाइन के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ये हमारे पास में जो प्राइमरी वैलेंसी है उसके बारे में है। संकुल यौगिकों की प्राथमिक संयोजकता, संकुल यौगिकों के सेंट्रल मेटल आयन की जो ऑक्सीजन अवस्था है उसको प्रदर्शित करते हैं कि सेंट्रल मेटल आयन की जो ऑक्सीजन अवस्था कितनी है, वही उसकी क्या है, प्राथमिक संयोजकता है। प्राथमिक संयोजकता ऋणायनों के द्वारा या ऋणायन प्रति आयन के द्वारा संतुष्ट होती है। ठीक है, इसकी प्रकृति कैसी होती है, दुर्बल होती है। और प्राथमिक संयोजकता को हम डॉटेड लाइन के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब द्वितीय संयोजकता है जो सेकेंडरी वैलेंसी है। सेकेंडरी वैलेंसी डिपेंड करती है कि संकुल यौगिक में जो सेंट्रल मेटल आयन है उसकी समन्वय संख्या कितनी है, यानी संकुल यौगिक की समन्वय संख्या कितनी है या उसमें कितने दाता परमाणु सेंट्रल मेटल आयन के साथ में उप सह संयोजक बंध बना रहे हैं, उनको हम द्वितीयक संयोजकता के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। द्वितीयक संयोजकता एक प्रबल प्रकृति की होती है जिसे हम फुली लाइन के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे हम लिखें द्वितीयक संयोजकता। द्वितीयक संयोजकता संकुल यौगिकों के समन्वय संख्या या सेंट्रल मेटल आयन व लिगेंड के मध्य
लिगेंड के मध्य बनने वाले उपसहसंयोजक बंध को प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट हम कह सकते हैं द्वितीयक संयोजकता परबल प्रकृति की होती है जिसे फुल लाइन के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। यानी संकुल यौगिकों में दो प्रकार की संयोजकता पाई जाती है, प्राथमिक संयोजकता व द्वितीयक संयोजकता। प्राथमिक संयोजकता कम स्थायी होती है, वो सेंट्रल मेटल आयन की जो ऑक्सीजन अवस्था है उसको रिप्रेजेंट करते हैं और वो ऋण आयनों के द्वारा संतुष्ट होती है, ठीक है, जिसको हम दुर्बल प्रकृति की होती है, जिसे डॉटेड लाइन के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। द्वितीयक संयोजकता संकुल यौगिकों की समन्वय संख्या पर निर्भर करती है। यानी संकुल यौगिक की समन्वय संख्या कितनी है या सेंट्रल मेटल आयन और लिगेंड के बीच में कितने कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बन रहे हैं, कितने उप सहसंयोजक बंध बन रहे हैं, उनको उसके द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। उप सहसंयोजक बंध परबल प्रकृति का होता है, जिसको हम फुली लाइन के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारे पास में पहला एग्जाम्पल है CONH36 और Cl3। सबसे पहले इस संकुल की हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले निकालेंगे इसकी ऑक्सीजन अवस्था x + 0 - 3 = 0, x = 3, यानी कोबाल्ट 3 यहाँ पे प्रेजेंट है। यानी कि हम कह सकते हैं प्राथमिक संयोजकता यहाँ पे कितनी है, +3 है, ठीक है। और द्वितीयक संयोजकता की बात करें, द्वितीयक संयोजकता हमारे पास में यहाँ पे समन्वय संख्या कितनी है, 6 है। तो हमारे पास में जो द्वितीयक संयोजकता है वो कितनी है, 6 है। जो हमारे पास में प्राइमरी वैलेंसी है उसको हम डॉटेड लाइन के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे। जो हमारे पास में द्वितीयक संयोजकता है उसको फुली लाइन के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाएगा। जैसे हमारे पास में ये सेंट्रल मेटल आयन है, ठीक है, इसकी समन्वय संख्या 6 है, तो ये हमारे पास में अष्टफलकीय प्रकृति का है। कैसे हमारे पास में ये अष्टफलकीय प्रकृति का होगा, ये हमारे पास में इसकी संरचना हो जाएगी ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पे जो द्वितीयक संयोजकता है ये हमारे पास में सेकेंडरी वैलेंसी है। प्राइमरी वैलेंसी को रिप्रेजेंट करने के लिए डॉटेड लाइन का प्रयोग किया जाता है। ये हमारे पास में है द्वितीयक संयोजकता, यानी ये हमारे पास में है द्वितीयक संयोजकता, सेकेंडरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी है। ये हमारे पास में प्राइमरी वैलेंसी है, प्राइमरी वैलेंसी है। और प्राइमरी वैलेंसी किसको रिप्रेजेंट करती है, ऑक्सीडेशन स्टेट को रिप्रेजेंट करती है, और ये रिप्रेजेंट करती है समन्वय संख्या को। और जो समन्वय संख्या वाला है वो हमारे पास में स्थायी बॉन्ड बनाएगा। यानी हमारे पास में ये वाला बॉन्ड बनता है वो कैसा होगा, परबल प्रकृति का होगा। ये हमारे पास में डॉटेड लाइन वाला होगा। यानी इस संकुल का हमारे पास में इस प्रकार से हमारे पास की ज्यामिति होगी। दूसरा हमारे पास में संकुल हो CONH35 Cl और Cl2, यहाँ भी हमारे पास में x = 3 है, यानी कि प्राथमिक संयोजकता यहाँ भी कितनी है, +3 है। और द्वितीयक संयोजकता यहाँ भी कितनी है, 6 है। इसको हम किस प्रकार रिप्रेजेंट करेंगे, इसका हम डायग्राम बनाएं तो क्या बनेगा, देखो ये हमारे पास में
NH3। अब हमारे पास में 5 NH3 हैं और एक हमारे पास में क्या है, Cl है। तो NH3 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 NH3, एक हमारे पास में क्या है, Cl है। ठीक है, अब हमारे पास में 3 Cl लेना है। तो देखो, एक हमारे पास में Cl ये काम कर लेगा, दूसरा हम बात करें ये Cl हो जाएगा, एक Cl हम यहाँ लगा लेंगे। ठीक है, यानी कि एक Cl है वो प्राथमिक संयोजकता व द्वितीयक संयोजकता दोनों का यहाँ पे कार्य कर रहा है। ये इसका हमारे पास में जो ये वाला संकुल है जिसमें प्राथमिक संयोजकता 3 है। ठीक है, यानी कि जो इसकी ऑक्सीजन अवस्था है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जो सामान्य संख्या को क्या कर रहा है हमारे पास में, सेकेंडरी वैलेंसी। तो हमारे पास में 1 2 3 4 5 6 और 3 हमारे पास में यहाँ पे क्या है, प्राथमिक संयोजकता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें, नेक्स्ट एग्जाम्पल CONH3 फॉर Cl2Cl। ये वाला संकुल है, यहाँ भी हमारे पास में x बराबर 3 है, यानी कि यहाँ पे ऑक्सीजन अवस्था यहाँ पे कितनी है, 3 है, यानी कि हमारे पास में क्या है, प्राइमरी वैलेंसी है। प्राइमरी वैलेंसी यहाँ पे कितनी है, 3, और सेकेंडरी वैलेंसी यानी कि यहाँ पे समन्वय संख्या कितनी है, 6 है। तो इसकी हम डायग्राम बनाएंगे तो क्या होगा, देखो बीच में वही कोबाल्ट रहेगा और 4 यहाँ पे NH3 लगाना है, 1 2 4 यहाँ पे हम लगा देंगे NH3 और 2 हम यहाँ पे लगा लेंगे Cl और Cl। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे को 3 हमारे को यहाँ पे लेने हैं प्राथमिक संयोजकता, 1 यहाँ लगा देंगे प्राथमिक संयोजकता, 3 प्राथमिक संयोजकता है, यानी हमारे पास में जो 2 Cl हैं वो प्राथमिक संयोजकता व द्वितीयक संयोजकता दोनों का कार्य कर रहे हैं। ठीक है, आगे जाओ, द्वितीयक संयोजकता और प्राथमिक संयोजकता है। इसी के साथ में हमारे पास में जो इसकी सत्यापन है वो किस प्रकार होता है उसकी व्याख्या हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। ठीक है, धन्यवाद।